क्वेश्चन ये था कि एक मैं डायग्राम से बना रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि ये धरातल है, यहां से एक बैलून है, ये बैलून ये ऊपर उठता है, तो ऑब्वियसली इसका प्रारंभिक वेग 0 लेंगे और ए दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही दिया था ना। और ये अब ऊपर उठेगा कितने सेकंड तक? 10 सेकंड। और 10 सेकंड बाद इससे एक पैकेट को ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है ना। आपको बताना है वही कितने समय में, कितने वेग से और कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इंफॉर्मेशन अलग है। अब आपको इसमें ना ऊंचाई दी है और ना पैकेट का प्रारंभिक वेग दिया, ये दो जानकारियां नहीं दी है जो आप इससे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आपको क्या करना था कि 10 सेकंड पश्चात बैलून का वेग, 10 सेकंड पश्चात बैलून का वेग क्या होगा, क्योंकि जो वेग होगा उसी वही वेग होगा पैकेट का। तो कैसे निकाला जाए? v बराबर u प्लस ए टी से। ओके, तो एक u तो कितना है? 0, a है 2 और t है 10 सेकंड, तो ये हो गया 20 मीटर पर। तो ये जो वेग आया है 20 मीटर पर सेकंड, यही पैकेट का प्रारंभिक वेग होगा, मतलब u बराबर 20 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं? यही पैकेट का प्रारंभिक वेग होगा, क्योंकि यहां पर इसका वेग हो गया है 20 मीटर पर सेकंड और यही पैकेट का प्रारंभिक वेग होगा। ओके, ये पहली जानकारी निकाल ली। अब 10 सेकंड पश्चात बैलून की ऊंचाई निकालो। कैसे निकलेगी? h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी नहीं आएगा यहाँ, ए है, क्योंकि बैलून निश्चित त्वरण से चल रहा है, फिक्स त्वरण है। ओके, ये 0 हो गया है क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा इसका, हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 मीटर। तो इसका मतलब है ये जो ऊंचाई आई है ये 100 मीटर की ऊंचाई पर ये घटना हुई। अब अगर आप थ्योरेटिकली जानो तो आप जानते हो कि ये पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा बैलून के साथ, फिर ये नीचे आएगा, ऐसा हो और ये टकराएगा। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको क्लियर हो गया ये। अब अगर आपको समय निकालना है तो मैं उसको डायरेक्ट अपनी टेक्निक से ही निकालना चाहूंगा। आपको पता था कि अगर समय, हम पूरी यात्रा का समय, यहां पर वेग u है, तो पैकेट का ठीक सामने वेग माइनस यू है और ये ऊंचाई दे रखी है 100 मीटर। माइनस यू वेग से 100 मीटर की दूरी तय कराओगे, लेकिन इस घटना में जो समय होगा वो पूरी यात्रा का होगा। ये मैं पहले ही आपको एक ट्रिक से बता चुका हूं। तो आप लिखोगे h बराबर माइनस यू टी, नीचे जा रहा है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, h इक्वल्स टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहां t क्या है? t यात्रा का कुल समय है, t यात्रा का कुल समय है, तो ये ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। ओके, h कितना? 100, u कितना? माइनस 20t प्लस हाफ 10t स्क्वायर, ये कट के 5 हो जाएगा, तो 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 100 बराबर 0। देखो, इन क्वेश्चंस को करने में आपको बकायदा पूरा सिस्टमेटिक चलना पड़ता है। ओके, अब आपको तुलना करना पड़ेगी at स्क्वायर प्लस bt प्लस c बराबर 0। ओके, तो तुलना करेंगे तो a बराबर है 5, b बराबर है माइनस 20 और c बराबर है माइनस 100। तो t बराबर माइनस 20 प्लस हो जाएगा प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर 400 माइनस माइनस प्लस 4ac
अपॉन 2a। ओके, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सब जानते हो आप, लगा दिया हमने। ये कितना हो गया? ये हो गया 20, 20 मतलब 2000, तो 20 प्लस अंडर रूट 2400 बाई 10, ये है 2000 और ये 400 तो 2400 हो गया। अगर ये 2500 लिखा होता तो आप क्या लिख देते? 2500 लिखा होता तो आप 50 लिख देते कि नहीं? अगर ये 2500 होता तो 50 लिख देते, लेकिन 2500 नहीं है तो 50 से थोड़ा कम लिख दो। कितना लिख दे भाई? इसको अपन लिख देते हैं 50 से कम, ये लगभग होगा 100 ही कम है, तो मेरे ख्याल से 47 या 48 ही होगा। तो अपन इसको 48 लिख देते हैं, 48 बाई 10, तो ये 6.8 सेकंड आ गया। 68 बाई 10 मतलब 6.8 सेकंड। तो पूरी घटना में जो समय लगा वो है 6.8 सेकंड। ये क्लियर हो गया समय? ये आंसर आ गया समय का। अब आपको क्या क्या निकालना है? अब आपको निकालना ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए आप क्या करें? पहले तो आप स्मॉल h निकालें। स्मॉल h क्या है? ये है स्मॉल h। स्मॉल h निकालने के लिए आपको लगाना है u स्क्वायर बाई 2g। अब u तो दिया है 20 का स्क्वायर, 2g को रखो आप 10, तो h बराबर होगा 400 बाई 20 मतलब 20 मीटर। तो कुल ऊंचाई क्या रही होगी? अधिकतम कुल ऊंचाई कितनी होगी? कुल ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई होगी? कितनी होगी भाई? पहले कितना है 100, फिर 20 और गया तो 120 मीटर। ये भी हमारा आंसर आ गया। ये 100 मीटर है जब पैकेट फेंका, और फिर बाद में इसके बाद ऊपर गया u स्क्वायर बाई 2g से 20 मीटर, तो 120 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक गया। टक्कर का वेग धरातल से टकराने का वेग, तो ये निकालने के लिए आपको करना चाहिए रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, u स्क्वायर करोगे तो u कितना है हमारे पास? u आया था 20 का स्क्वायर 400, 2g और ऊंचाई है 100, तो ये कितना हो जाएगा? फिर से रूट 2400, 2400 है ना, तो ये 2400 हो जाएगा, और इसका फिर से वही लगभग 48 मीटर पर सेकंड। तो ये भी एक हमारा आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने बैलून वाले क्वेश्चन में वही पुराने पूरे तरीके से सॉल्व किया है। ओके, क्लियर हो गया आपको? तो वो क्वेश्चन ऐसा है, एक नल से पानी की 3 बूंदें निश्चित समय अंतराल पर नीचे गिरती है। एक नल से, नल ढंग से बंद नहीं हुआ होगा, तो उससे क्या है, 3 बूंदें निश्चित समय अंतराल बाद गिरती है। ओके, जब पहली बूंद धरातल पर पहुंचती है, जब पहली बूंद धरातल पर पहुंचती है, उसी समय तीसरी बूंद नल को छोड़ती है। उसी समय तीसरी बूंद नल को छोड़ती है। तो ज्ञात करें कि दूसरी सेकंड ड्रॉप की धरातल से ऊंचाई।
ये बता दो आप, सेकंड ड्रॉप की धरातल से ऊंचाई क्या रहेगी। दूसरा पूछेंगे कि थर्ड व सेकंड ड्रॉप के मध्य की दूरी। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। अभी मैंने 3 बूंद का क्वेश्चन कराया है, ये 4 या 5 बूंद का भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका जो मैं बताऊंगा वो सेम हो। ओके, तो आप नल की धरातल से ऊंचाई 5 मीटर हो तब ज्ञात करें। ओके, ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी थी, है ना। हाइट नहीं दी होगी तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओ। अब क्वेश्चन, ओके, क्या करना है, सबसे पहले तो हमें नल बना लेना है। ओके, अब बूंदें गिराते हैं। 3 बूंदों का केस है। ये है फर्स्ट ड्रॉप। ओके, ये होगी यहां कहीं सेकंड ड्रॉप, और ये होगी थर्ड ड्रॉप, क्योंकि ये है धरातल बेस। इस टाइप से कहीं बूंदें होंगी, पहली, दूसरी और तीसरी। ये जो हाइट दी गई है ये है 5 मीटर। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले पहली बूंद को पहुंचने में कितना समय लगा ये निकालना। तो लिखेंगे हम, पहली बूंद को धरातल तक पहुंचने में लगा समय। कैसे मिलेगा, u 0 लेंगे, आप लेंगे। तो समय निकालने के लिए आप लगाएंगे h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो t बराबर होगा 2h/g का अंडर रूट, या अंडर रूट 2 इंटू 5/10, मतलब ये हो गया 1 सेकेंड। तो ये हमारा पहला स्टेप था। आपको क्या निकाल लेना था, पूरी यात्रा का समय, पहली बूंद कितने समय में गई होगी। फिर इसके बाद आप देखें कि इन बूंदों के बीच कितना अंतर है। समान समय अंतराल है, समान समय अंतराल है, तो यहाँ 2 अंतराल मिल रहे हैं, 1 और 1। मतलब अगर ये, तो आपको लिखना है ये t/2 और ये समय अंतराल भी t/2 हो। 3 ड्रॉप है तो 2 समय अंतराल होंगे, अगर 4 ड्रॉप होती तो 3 समय अंतराल होते, और अगर 5 ड्रॉप होती तो 4 समय अंतराल। मतलब पहली ड्रॉप जब जमीन को छू रही है तो सेकंड का बीच का जो टाइम का गैप है वो है t/2, और सेकंड और थर्ड के बीच भी t/2, क्योंकि एक जैसे समय के अंतराल से छोड़ी जा रहे हैं। तो हमें समय अंतराल ही निकालना था, तो समय अंतराल t/2 होगा। ये क्लियर होगा कि 2 बूंदों के बीच समय अंतराल कितना होगा, t/2। अब क्या करो आप कि ये यहां तक जो ऊंचाई है, यहां से यहां की ऊंचाई, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं, ये सपोज h2 है, ठीक है, ये h2 है। तो ये निकाल लेंगे तो हम धरातल से इसकी ऊंचाई निकाल पाएंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन। क्लियर। तो सेकेंड ड्रॉप t/2 मतलब 1/2 सेकंड में नल से h2 ऊंचाई तक नीचे गिरती है। ओके, ये हम स्टेप 2 पर आ गए। यही इसी तरीके से क्वेश्चन करना पड़ता है, पहले समय अंतराल निकाल के फिर क्या करना। अब ये सोचना कि इससे क्लोजेस्ट जिस भी बूंद की आप ऊंचाई निकालने जा रहे हो उसको ध्यान से देखें। तो सेकंड ड्रॉप t/2, इतने ही तो टाइम मिला इसको नीचे गिरने का, सेकंड में नल से h2 ऊंचाई तक नीचे गिरती है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें u 0 ले सकते हो,
और h2 बराबर लिखोगे आप ut, नीचे गिर रही है, प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u तो 0 ले लिया, यही फायदा मिला हमें। अब हाफ g को लिखोगे आप 10 और t जो है वो 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाइनली 5/4। 5/4 होगा 1.25 मीटर। ये कहां से है ऊंचाई? ये है नल से, तो धरातल से ऊंचाई क्या होगी? अतः सेकंड ड्रॉप की धरातल से ऊंचाई होगी। ये ध्यान से समझना है कि ये जो हमने निकाला ये नल से ऊपर से नीचे आ रही है ना वस्तु, तो ये वाला हमको h मिला है, धरातल से नहीं मिला है। तो धरातल से ऊंचाई क्या होगी? ये होगी h माइनस h2। h दिया है 5 और ये है 1.25, तो ये होगा 3.75 मीटर और ये आंसर बने। सेकेंड ड्रॉप की धरातल से ऊंचाई बताना है। जल्दबाजी में आपने 1.25 निकाल लिया, ये भी ऑप्शन में मिलेगा, ये नहीं लगाना है, ये आएगा नल से। तो धरातल से के लिए आपको h माइनस 1.25 करना था, तो डेल्टा h2 मिल गया आपको। क्लियर? अब फिर क्या पूछा है कि थर्ड और सेकंड के बीच की दूरी। तो थर्ड और सेकंड के बीच की दूरी एक्चुअल में 1.25 है। दिख रहा है ना आपको? क्लियर? वही तो निकाला आपने। तो अतः थर्ड ड्रॉप व सेकंड ड्रॉप के मध्य की दूरी, दो ड्रॉप के बीच की दूरी पूछी, तो वो आपने निकाल ही लिया। देखे ना, ये थर्ड और सेकंड की दूरी तो है 1.25 मीटर होगी और ये आपका आ गया आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से ये नल से समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल से जो बूंदें गिरती हैं उनको करने के ये स्टेप 1 और स्टेप 2 के से ये क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। कि 3 ड्रॉप है तो ऐसे आप डायग्राम बना लें, 4 ड्रॉप है तो 4 डायग्राम बना लें, फिर आप ऊंचाई देंगे आपको तो आप समय निकाल लें। अगर 3 ड्रॉप है तो 2 समय अंतराल होंगे, है ना? अगर 4 ड्रॉप होती तो 3 समय अंतराल होते और एक समय अंतराल निकाल लें। अगर 2 है तो t/2, 3 होते तो t/3, 4 अंतराल होते तो t/4। अब सबसे टॉप वाले पर देखो, अगर अभी 3 है तो ये थर्ड है तो ये सेकंड होगी, 4 होती तो ये फोर्थ होती तो ये थर्ड होती। इनको सबसे पहले कैलकुलेट कर, एक एक करके ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम u0 लेकर t/2 समय में हम ये देख लेते कि ये जो सेकंड ड्रॉप है इसकी पोजीशन क्या हो। तो इसके लिए हमने ये लगाना है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, जिससे हमें नल से अगली जो ड्रॉप है उसकी डेप्थ या मिल जाती। तो डेप्थ आई है 1.25। ओके, अब चूंकि पूछा है इसकी धरातल से हाइट, तो ध्यान रखना हमको धरातल से हाइट पूछा है तो आपको h माइनस h2 करना था। एक्चुअल में धरातल से हाइट इसकी 3.75। फिर पूछा है सेकंड और थर्ड का गैप बताओ, तो सेकंड और थर्ड का गैप तो आपने डायग्राम से कैलकुलेट किया ही है, वो है 1.2। एक और टाइप मैं आपको बताना चाहता हूं वन डायमेंशनल मोशन में। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा सॉल्व करते समय। कि एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई वाली मीनार के शिखर से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है। ठीक है? ठीक उसी समय अन्य वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो ज्ञात करें
नंबर 1, दोनों वस्तुएं कितने समय पश्चात, दोनों वस्तुएं कितने समय पश्चात एक दूसरे को पार करेंगी। दोनों वस्तुएं कितने समय पश्चात एक दूसरे को पार करेंगी। नंबर 2, वे धरातल से कितनी ऊंचाई पर एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, तो एक ये टाइप न्यूमेरिकल है। इन क्वेश्चन की टाइप ये है कि दो वस्तुएं एक साथ फेंकते हैं, एक नीचे से फेंका और एक को ऊपर से फेंका। फेंक भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करेंगे तो u0 लेना, फेंकेंगे तो वेग जो दिया है वो लेना है। अब आप जानते हैं कि ये एक वस्तु ऊपर जाएगी और एक वस्तु नीचे आएगी, और ये निश्चित रूप से एक निश्चित समय अंतराल बाद क्रॉस करेंगे, पार करेंगे एक दूसरे। क्लियर हो रही बात? ये फेंका और ये नीचे है, तो ये समय निकालना है और ये हाइट भी निकालना है कि धरातल से कितनी हाइट पर ये एक दूसरे को पार करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखें। एक टावर बना लें, इसकी हाइट दी गई है 40 मीटर, ठीक है, टावर की हाइट दे दी। अब ऊपर से वस्तु को नीचे फेंका है तो इसका वेग मान लें आप u1, और नीचे से वस्तु को ऊपर फेंकना है तो u2। आप जानते हैं कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ब्लू पेन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये वाली वस्तु जो है ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी, और यहां पर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। ये ठीक है ना, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। तो धरातल से ऊंचाई h1 मान लो और समय t मान लो। ओके, अब कैसे इसको सॉल्व करना है कि ये कितने समय बाद और कितनी ऊंचाई पर मिलेगी। तो आप क्या करें कि माना कि ये t समय में ऊपर गया, तो उतने ही समय में ये नीचे आया और एक दूसरे को मिले होंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देना चाहता हूं, आप पहले इसमें सोचें। मतलब मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा फटाफट, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएं। मैंने डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन लिख दिया, अब आप सोचें कि ये समय कैसे निकालेंगे। आप आंसर दें, है ना, ये दोनों आंसर दें कितने समय। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इतनी हिंट काफी है कि ये हाइट है, ये ऊपर जाएगा और ये, तो दोनों का समय समान है। जितने समय तक ये ऊपर जाएगा उतने ही समय तक ये नीचे आएगा, समय समान होगा, और इस दौरान आपको ये समय और ऊंचाई दोनों निकालना है, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करें। जब तक आपको वो चीज पता नहीं होगी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, मैं इसको सॉल्व करता हूं। सपोज अपन मान लेते हैं कि ये y गहराई तक जाती है, इसको y ले लेते हैं, तो ये बचा हुआ होगा h माइनस। तो माना कि दोनों वस्तुएं t समय पश्चात एक दूसरे को या एक काम करते हैं, ये y लेते हैं, ये y ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा h माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो लिख रहे हैं हम कि दोनों वस्तुएं t समय पश्चात एक दूसरे को धरातल से y ऊंचाई पर मिलती हैं, ये मान लिया, ठीक है भाई। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों के हमको क्या निकाल लेना है, ऊंचाइयों के मान। तो y कैसे लिखोगे, तो अतः y बराबर होगा, क्या होगा y बता सकते हैं। ये वस्तु u2 लिया हमने, तो हम y बराबर लिखेंगे u2t, ऊपर जा रहा है -12 gt, ये बनेगा पहला। ऐसे क्वेश्चन में फिक्स है तरीका।
कि ये y ऊंचाई पर और t समय बाद मिल रहे हैं। देखो समय तो दोनों के लिए सेम होगा, जितने समय तक ये नीचे आएगा उतने ही समय में ये ऊपर जाएगा, दोनों के लिए समय एक जैसा है, हाइट अलग अलग, ठीक है ना। तो ये हाइट y है, तो ये वाली को हमने u2 लिया है, तो हम लिखेंगे u2t और माइनस हाफ gt स्क्वायर, तथा ये तो कौन सी है, ये a के लिए। अब b के लिए क्या करें, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये y है तो बची हुई दूरी इसने तय की होगी, तो हम लिखेंगे h माइनस y और इसको लिखेंगे u1t, नीचे आ रहा है प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण। तो आपको ऊंचाइयों को समीकरण बनाना, इसको y लेना थी और ये h माइनस वाई और इनके समीकरण आपने बना। अब इसमें दो अननोन है, तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये वाला टर्म कट जाएगा और यही करने जा रहे हैं, 1 प्लस 2 करेंगे। अब 1 प्लस 2 करेंगे तो y प्लस h माइनस वाई, y प्लस h माइनस वाई बराबर बचेगा आपके पास u2t प्लस u1t, और ये वाला टर्म कट गया है ना, y से y भी चला गया, तो t बराबर h अपॉन u1 प्लस u2, ये आप डायरेक्ट ट्रिक के रूप में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये मैंने ड्राइव कर दिया, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी वेग हो, कुछ भी हाइट हो, आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो। तो t बराबर इस केस में आएगा 40 अपॉन 20 प्लस 20, मतलब 1। ये है आंसर 1। दोनों वस्तुएं एक दूसरे को 1 सेकंड के समय से पार करें, 1 सेकंड बाद पार। अब धरातल से कितनी ऊंचाई पर मिलेंगी, अतः धरातल से ऊंचाई y मानी है, तो y बराबर आप लिखेंगे u2t माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो u220 है और समय मिला है 1 सेकंड, पहले समय निकालना पड़ेगा। सॉल्व करें, ये बचा 15 मीटर और ये है आंसर नंबर। दोनों वस्तुएं 1 सेकंड पश्चात और धरातल से 15 मीटर की हाइट पर एक दूसरे को मिली। एक और मैं टाइप बता रहा हूं, यदि वस्तु के वेग का समीकरण दिया जाए तब उसका औसत वेग दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये टाइप है कि वस्तु का वेग का समीकरण दे दिया और फिर पूछा है उसका औसत वेग क्या होगा। तो ये औसत वेग हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन समीकरण दिया हो तब औसत वेग कैसे निकालते हैं, ये इसमें आपको इंटीग्रेशन का प्रयोग करना पड़ता है। तो दो प्रकार के औसत वेग होते हैं, एक होता है समय आधारित औसत वेग, टाइम रिस्पॉन्डिंग, टाइम बेस्ड समय आधारित, ये तब निकलता है जब v बराबर समय का t का फलन हो, t का समीकरण हो। तो जब आप समीकरण t का हो तो ये समय आधारित औसत वेग कहलाता है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है वो स्पेस, हिंदी में क्या बोलते हैं, समष्टि, अंतरिक्ष, स्पेस या दूरी आधारित औसत वेग। एक दूरी आधारित औसत वेग भी होता है, इसमें क्या होता है, जो v है वो x का फलन है, मतलब जो वेग है वो विस्थापन का फलन होता है, x के फॉर्म में होता है, और जब वेग t के फॉर्म में हो तो इसको समय आधारित औसत वेग, x मतलब दूरी कह ले, स्पेस कह ले, समष्टि भी बोलते हैं शायद हिंदी में, समष्टि क्या है ये पिक्चर में नहीं याद आ रहा है, हिंदी वर्ड। स्पेस आधारित, स्पेस एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है, स्पेस मतलब गैप, दूरी आधारित औसत वेग। अब कैसे निकालना है, तो इसको क्या करना चाहिए, v एवरेज इज इंटीग्रेशन v dt, आपको ये विस्थापन लिखा, औसत वेग क्या होता है,
औसत वेग का बेसिक फॉर्मूला है विस्थापन अपॉन समय, ये है औसत वेग। तो विस्थापन लिखने के लिए आपको क्या, अगर वेग का समीकरण दिया है तो विस्थापन के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, v dt 0 से t के बीच, और यहां करेंगे आप इंटीग्रेशन dt 0 से t के बीच। इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, समय आधारित औसत वेग। अगर ये t का फलन है, अगर x का फलन है, तब आप औसत वेग निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे v dx 0 से x के बीच, और यहां नीचे केवल dx आएगा 0 से x। देखिए नीचे x इसलिए आएगा क्योंकि ये x का फलन है, विमीय रूप से भी तो सही होना चाहिए फॉर्मूला। तो देखिए ये विमा x की विमा कट जाएगी, v ही बचेगा, औसत वेग आ जाएगा। तो समय आधारित अगर फलन दिया हो तो इस तरीके से निकालेंगे, इस समय आधारित इस तरीके से निकालेंगे, और दूरी आधारित अगर वेग का समीकरण दिया तो इस तरीके से निकालेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक वस्तु v बराबर 3t स्क्वायर माइनस 2 के समीकरण के वेग से गतिमान है, तो 3 सेकंड में औसत वेग का मान ज्ञात करें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि डिफिकल्टी क्या है, कि औसत वेग के 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 या v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये सब फॉर्मूले फेल। वो तो तब होता है जब निश्चित समय में v1 v2 वेग दिए गए। यहां तो वेग लगातार परिवर्तित, तो कैसे सॉल्व करेंगे अब आप ऐसे क्वेश्चन को। तो वेग का समीकरण 3t स्क्वायर माइनस 2 दिया है, ये मतलब परिवर्ती वेग, लगातार परिवर्ती, मतलब कोई निश्चित वेग नहीं कि यहां तक v1 वहां तक v2, तो वो अलग तरीका होता है। लेकिन इस समय अब आपको पहले तो औसत वेग के लिए विस्थापन होगा v dt 0 से t, और नीचे इंटीग्रेशन dt 0 से t, ये फॉर्मूला लिखना हमें चाहिए। फिर आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से 3 सेकंड के बीच 3t स्क्वायर माइनस 2 dt, और इंटीग्रेशन dt 0 से 3 सेकंड। अब इसको तो कई स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ही सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ढंग से करना आना चाहिए। ये 3 है, ये t स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे t क्यूब बाई 3, है ना, इसका इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3 माइनस 2, और केवल कांस्टेंट है तो 2t हो जाएगा, 0 नहीं होगा, 2t हो जाएगी। इंटीग्रेशन dt को t लिख सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ये बहुत आसान इंटीग्रेशन है जो आपको आना चाहिए। यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट, यहाँ dt का हो जाएगा केवल t, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट। आगे और सॉल्व करेंगे औसत वेग, 3 से 3 चला गया, अब पहले 3 का क्यूब करेंगे आप, माइनस 2 इंटू 3 लिखेंगे, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 3 माइनस 0। ये भी सॉल्व करना आता होगा, पहले 3 रखें, फिर माइनस करके हर जगह 0 रखें, तो है ना, ये ऐसा, और फिर ये माइनस 0, ठीक है। तो औसत वेग फाइनली होगा 27 माइनस 6 बाई 3, सो 21 बाई 3, और ये हो गया 7 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से ये टाइप भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस टाइप की खासियत आप समझ गए कि जब आपको वेग समीकरण दिया जाए, फिर उसकी सहायता से आपको औसत वेग निकालना है। तो वेग के समीकरण भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक समय आधारित और एक x आधारित। दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। समय आधारित हो तो इस तरीके से औसत वेग निकालें, x आधारित हो तो इस तरीके से निकालें, और एक मैंने आपको क्वेश्चन करके भी दिखाया। थ्योरी पर एक विशेष स्पेशल क्वेश्चन कई बार आपको दिखेगा, और बच्चे उसका सॉल्यूशन ढूंढने में और करने में बड़ा दिमाग खपाते हैं, मिलता भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता। मैं वो क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, उसको सॉल्व करना चाहता हूं, फिर मैं देखूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। और वो क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु नियत त्वरण से
स्थिर अवस्था से गति आरंभ करती है तब उसके स्पेस एवरेज वेलोसिटी तथा टाइम एवरेज वेलोसिटी का अनुपात होगा। ऑप्शंस हैं 1/2, 3/2, 4/3, 3/4, इस टाइप से ऑप्शंस दिए गए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि एक वस्तु नियत त्वरण से स्थिर अवस्था से गति आरंभ करती है तब उसके स्पेस मतलब दूरी आधारित औसत वेग और टाइम एवरेज वेलोसिटी समय आधारित औसत वेग का अनुपात होगा। 1/2, 3/2, 4/3, 3/4, इस टाइप से ऑप्शन है और ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, एक काम करते मैं ही सॉल्व कर देता हूं, क्यों टाइम खराब करें। मैं ही सॉल्व कर देता हूं। मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन आएगा, स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का है कि ना कोई डाटा दिया है, कुछ भी दिया था। एक्चुअल में इसमें आपको इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपको सामने लिखा, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए कैसे, माना कि वस्तु ए त्वरण से गति करती है, तो आप ए बराबर लिख सकते हो। ए बराबर क्या होगा, v/t। तो v बराबर होगा at, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग में परिवर्तन केवल होगा v/t। माना कि वस्तु v त्वरण से गति करती है तथा t समय पश्चात उसका वेग v है। तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो आप सीधे v/t लिखें या v बराबर at। ठीक है, एक तो ये लिख सकते हैं। इसके अलावा v को आप लिख सकते हो dx/dt बराबर at। तो dx बराबर at इंटू dt, ये भी लिख सकते हैं। तो ये दो तैयारी कर ली हमने, ये और ये ऐसा लिखा जा सकता है। अब किसका रेशो पूछा है, एवरेज स्पीड चाहिए स्पेस वाली। क्या होती है एवरेज स्पीड, स्पेस वाली होती है इंटीग्रेशन 0 से x v dx अपॉन इंटीग्रेशन dx 0 से x। ये होती है स्पेस की एवरेज वेलोसिटी। अब v को क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ dx है तो v को लिखेंगे हम at। v को लिखेंगे हम इंटीग्रेशन, देखना 0 से x, v को लिखेंगे हम 80। ठीक है, 80 लिख दिया, क्योंकि यही होगा भाई, निश्चित त्वरण है तो v बराबर 80 होगा। और dx को हम लिख सकते हैं 80 dt, 80 इंटू dt। और नीचे लिखेंगे फिर से इंटीग्रेशन 0 से x, है ना। dx को फिर क्या लिखते हैं हम, dx को लिखेंगे 80 dt, है ना। और ये अब आप इसको 0 से x हटा के, आप चूंकि ये t के फॉर्म में आ चुका है, किसके फॉर्म में आ चुका है, तो इसका आपको लिमिट भी बदलना पड़ती है, ध्यान रखना, 0 से t का। क्लियर हो गया, v बराबर 80, dx को भी हटा दिया, 80 dt, लिमिट भी हट जाएगी। अब x का तो फलन रहा नहीं है, ये पहले x का था, इसको हमने टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और लिमिट भी हमने बदल दी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें और देखें क्या आ रहा है। ये होगा a बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से t का, और ये t स्क्वायर dt। ऐसे यहाँ पर a बाहर आएगा और इंटीग्रेशन केवल t dt होगा 0 से t। ओके, एक a से a कट गया तो ये a बचा, और ये वाला इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3, और ये हो जाएगा कितना होगा भाई, t स्क्वायर बाय 2, 0 से t, 0 से t। थोड़ा सा सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। और एवरेज वेलोसिटी अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा, सो 2/3 a t।
देखे ना, ये 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, टी स्क्वायर से टी क्यूब चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3 AT। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, ये स्पेस वाली थी, ठीक है, ये लिखा है स्पेस वाली। अब हम टाइम वाली निकालते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन तो रहेंगे इसलिए तो कठिन है। एवरेज वेलोसिटी टाइम वाली, तो टाइम वाली है इंटीग्रेशन कितना है vdt अपॉन इंटीग्रेशन dt 0 से t। v को लिख दे आप 80, v को क्या लिखेंगे, v को लिखेंगे 80, फिर dt इंटीग्रेशन 0 से t अपॉन इंटीग्रेशन dt 0 से t। थोड़ा इसको सॉल्व करें तो a बाहर आएगा, t होगा t स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट लगेगा 0 से t और नीचे dt का t 0 से t। ओके, तो ये कितना बचा, एवरेज वेलोसिटी, टाइम वाली एवरेज वेलोसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, आप कैंसिल करें तो ये आ रहा है 1/2 AT। ये दूसरा निकल आया हमारे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल एवरेज वेलोसिटी समय आधारित, तो इसका आंसर होगा 2/3 AT। और समय आधारित होगा 1/2 AT, स्पेस आधारित होगा, ये स्पेस है, ये स्पेस आधारित है और ये टाइम आधारित है। अब अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात आप कैसे निकालोगे, तो अनुपात निकालना है किसका, स्पेस वाले का अपॉन टाइम वाले का, एवरेज वेलोसिटी का रेशो चाहिए। अब आप ध्यान से देखें कि अनुपात कैसे निकालें। तो अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनका डिवाइड करना है, तो 2/3 AT अपॉन 1/2 AT से AT गया और आप देखना है इसका आंसर 4/3 होगा। थोड़ी जगह कम थी, ओके, तो ऐसे करना पड़ा इसको। ये है इसका आंसर 4/3, 4/3 इसका सही। क्लियर हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखे तो फिक्स है इसका आंसर, ये फिक्स है क्वेश्चन। तो स्पेस और टाइम का रेशो 4/3 होगा। अगर उल्टा पूछे टाइम और स्पेस का रेशो तो वो 3/4। टाइम और स्पेस वाली एवरेज वेलोसिटी का रेशो 3/4, लेकिन स्पेस और टाइम का 4/3। और इसका आंसर बिल्कुल फिक्स है और ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। ये स्टेप 1 में हमने सॉल्व किया और ये वाला जो है ये हमने स्टेप 2 में सॉल्व किया। ओके, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए नोट कर ले जल्दी, कठिन है, थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो एकदम से कई स्टूडेंट को नहीं पकड़ में आता, लेकिन फिर भी आपके पास अब तरीका है, इसी तरीका बताया मैंने, है ना। इससे आसान और कोई तरीका नहीं होता, इसको और कई तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन ये सबसे आसान। समीकरण यूज करते हैं, है ना, समीकरण यूज करके भी कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा क्यों, ये ज्यादा आसान। ओके, हरिओम, थैंक यू। ओके मनीष, लिख लिया आपने। चलिए, दिवांशी, चेतना ने डन कर दिया। लालू, रश्मि, उमा, नेहा, सभी ने लिख लिया है। ठीक है डॉली जी। ओके, उम्मीद है अब आपको ये मैथमेटिक्स, देखो ये मैथमेटिक्स है, ये इसमें कुछ समझाने का नहीं है। b को लिखा है 80, dx को लिखा है 80 dt, बाकी सब इंटीग्रेशन है। इस प्रकार से b को लिखा फिर से 80, इसमें तो कुछ बदलने ही नहीं है, जीरो। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, ये जब dx होगा तो 0 से x लिमिट रहेगी, और जब आप इसको t के फॉर्म में बदल रहे हो, है ना, इन सबको हटा के, तो फिर लिमिट भी आपको 0 से t करना पड़ेगी। इतनी सी बात ध्यान रखना। मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, स्पेस वाली ये भी फिक्स होती 2/3 80 होगी और ये 1/2 80 होगी। अब रेशियो निकाल लिए
तो ये कट जाएगा, 4/3 इसका आंसर।